नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां लोक पर्व हरेला के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरेला उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम के बीच जल स्रोतों, जंगलों और पर्यावरण का संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने, पानी बचाने और पारंपरिक जल स्रोतों जैसे तालाब, नौले और बावड़ियों के संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की। हरेला पर्व है, मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर देवभूमि उत्तराखंड में हरेले का अपना महत्व बहुत पहले से रहा है, आदिकाल से रहा है। हमारे पूर्वज इसको एक त्यौहार के रूप में, प्रकृति पूजन के रूप में, प्रकृति संरक्षण के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। और चारों ओर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से जल भी होगा, जीवन भी होगा, समृद्धि भी होगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और जो आज चुनौतियां हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस समय में जो मौसम होना चाहिए वो मौसम उसके अनुकूल जो है नहीं हो रहा है। बरसात में सूखा पड़ रहा है, जब सूखा होना चाहिए उस समय बरसात हो रही है, सर्दी के समय गर्मी हो रही है, गर्मी के समय में सर्दी हो रही है और ये चक्र बदल रहा है। तो ऐसे में हमें अपने जल स्रोतों का भी संरक्षण करना है, प्रकृति का भी संरक्षण करना है। और ये देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हिमालय है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं, 70% से अधिक भूभाग जहाँ हमारा फॉरेस्ट है, तो हमारी और भूमिका बन जाती है। अगली खबर है, लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपनी पत्नी निर्मला जोशी के साथ शासकीय आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला प्रकृति, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की परंपरा को मजबूत करने में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं अगली खबर है, जहां कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की। उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और तकनीकी निगरानी को लेकर सख्त निर्देश दिए। पूरे कांवड़ मार्ग पर ड्रोन और सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जबकि एटीएस, एसटीएफ, पीडीएस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात रहेंगी। साइबर कमांडो सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल व महिला पुलिस की तैनाती होगी। डीजीपी ने कहा कि अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मेला 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ मेला 2026 के लिए सभी तैयारियां हमारी युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इन तैयारियों में जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सभी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में मानसून भी चल रहा है और साथ ही कुंभ मेले और एनएच के कार्य भी चल रहे हैं। उन कार्यों के साथ साथ कांवड़ मेला को संपन्न कराने के लिए सभी के साथ बैठक कर ली गई है, कार्य योजना बना ली गई है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए जरूरी है कि एक एडवाइजरी जारी की जाए और जिला प्रशासन हरिद्वार और राज्य सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाएगी। उस एडवाइजरी के साथ वो बाकी राज्यों से भी शेयर किया जाएगा। 17 तारीख को इसके क्रम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्य सचिव महोदय सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ इसको फाइनल रूप देंगे और उस एडवाइजरी के साथ ही सभी को इसका प्रचार प्रसार। श्रावण मास जो है हमारा 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो हमारे जो शिव भक्त हैं वो जल अर्पण करते हैं अपने अपने शिवालयों में। तो लेकिन ये यात्रा 30 को तो जैसे श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, लेकिन कुछ पहले से ही हमारे जो भक्त हैं वो पूरे देश से यहाँ पे आते हैं और मुख्यतः उत्तर भारत से। तो इसको लेके जो पुलिस की प्रारंभिक तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और पुलिस और जिला प्रशासन इसमें लगातार जो इसमें तैयारियां, जैसे कि कांवड़ पटरी हो गई हमारी, या सीसीआर के आसपास का एरिया हो गया, या जो मुख्य हमारे स्नान घाट हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारा मनसा देवी, चंडी देवी मार्ग है, हिल बाईपास है, और जो हमारी पार्किंग्स हैं जैसे कि बैरागी पार्किंग, पंदीप पार्किंग, चमगादड़ टापू, लालजी वाला, इनकी तैयारियां जो है, इनमें टेंडर्स होते हैं जिसमें प्राइवेट जो इसमें व्यवस्था की जाती है कि गाड़ी वाहनों को ठीक से खड़ा करने की, उसमें प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और साथ में सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए वो लगाए जा रहे हैं।
वहीं अगली खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृद्ध जागेश्वर धाम पहुंचकर पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनसे संवाद किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं अगली खबर है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौला पार स्थानांतरित करने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए गौलापार में नए हाईकोर्ट परिसर की स्थापना की अनुमति दे दी है। साथ ही नए परिसर के लिए जनमत संग्रह कराने के निर्देश को निरस्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। गौलापार में आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित करने की योजना लंबे समय से प्रस्तावित थी। वहीं अगली खबर हरिद्वार से, जहां कार सेवा को लेकर चल रही चर्चा के बीच परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने खुलकर कार सेवा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कार सेवा सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह श्रद्धा, सेवा तथा समर्पण का प्रतीक है। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने स्पष्ट कहा कि वे पूज्य रविंद्र पुरी महाराज के हर निर्णय के साथ खड़े हैं और धार्मिक संस्थाओं की गरिमा तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जाने वाले हर उचित कदम का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों की व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी, अनुशासित और श्रद्धालुओं के हित में संचालित किया जाना चाहिए। आज बड़े ही आनंद और हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी ट्रस्ट के भी अध्यक्ष, रामानंद इंस्टीट्यूट और अनेकानेक शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष, सरल, सहज, परम उदार, भगवती के परम उपासक, मेरे अत्यंत प्रिय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज का भाव सहज भाव में प्रकट हुआ कि मैं कार सेवा करूंगा और कार सेवा मैं मथुरा के लिए करूंगा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि उत्थान के लिए करूंगा। निसंदेह साधु संतों के हृदय में भगवान का आविर्भूत होता है, भगवान का निवास रहता है। भगवान प्रत्यक्ष रूप से महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए छोटे बड़े सभी साधुओं को, सभी महात्माओं को हम ओम नमो नारायण कह करके नमस्कार करते हैं। इसका पूज्य श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज का जो प्रयास है वह अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, अवर्णनीय है। मैं क्योंकि अगस्त पूरे 31 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक मेरा मौन व्रत रहता है प्रतिवर्ष श्रावण में, लगभग 37 वर्षों से। 38वां वर्ष है इस बार। 29 को गुरु पूर्णिमा, 30 को हमारा मौन हो जाएगा। मुझे लगता है कि सितंबर में पूज्य श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज कार सेवा प्रारंभ करने वाले हैं और निसंदेह इसकी अनुमति दर्शन, पूजन और गीता पाठ, अर्चन का जो सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त होनी चाहिए वो रविंद्र पुरी जी महाराज को प्राप्त होनी चाहिए। और उन्होंने मेरे ज्ञान में आया कि भारत सरकार को भी, गृह मंत्रालय को भी, उत्तराखंड सरकार को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी उन्होंने पत्र लिखा है। भारत के सभी सन्यासी, भारत के सभी नागा सन्यासी, भारत के सभी भक्तजन निसंदेह पूज्य रविंद्र पुरी जी महाराज के साथ इस कार सेवा में सम्मिलित होंगे। सितंबर का यह, क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर होगा, जन्माष्टमी का काल होगा, तो निसंदेह भगवान कृष्ण का उत्सव काल है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव काल है उस समय। और कृष्ण जन्मभूमि हमारी सनातनियों की प्राथमिकता है, सनातनियों की प्राथमिकता है। हमारा एकमात्र उद्देश्य अब यह है कि कृष्ण जन्मभूमि निर्माण मेरे सामने हो जाए। कई पीढ़ियों के बाद, कई पीढ़ियां बीतने के बाद राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। आज कई पीढ़ियों से कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी सब लड़ रहे हैं। अगली खबर, उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR यानी कि अभियान के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। इस अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ड्राफ्ट सूची के अनुसार राज्य में कुल 71,033 लाख मतदाता है।
जिनमें 52% पुरुष, 47% महिलाएं और थर्ड जेंडर श्रेणी के 217 मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के साथ मतदाता केंद्रों के युक्तिकरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके तहत 810 नए मतदान केंद्र जोड़े जाएंगे, जिससे राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 12,543 हो गई। देखिए, उत्तराखंड राज्य में एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है। निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची के अनुसार पूरे प्रदेश में 71,33,000 मतदाता सूची में शामिल हैं। इसके अनुसार 52% पुरुष मतदाता हैं और 47% महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर की श्रेणी में हमारे पूरे राज्य में 217 मतदाता पाए गए हैं। वर्तमान जो अभियान हुआ, इसके साथ साथ में हमारे 11,733 मतदेय स्थलों का पुनर्निर्धारण का कार्रवाई भी संपन्न हुआ। पुनर्निर्धारण के पश्चात 810 मतदेय स्थल का वृद्धि हुआ है और वृद्धि के पश्चात पूरे प्रदेश में अभी 12,543 बूथ चिन्हित किए गए हैं। अगली खबर, देहरादून में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैहिंद ने शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती फीस और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज महंगी शिक्षा और सिस्टम की खामियों के कारण छात्र और उनके अभिभावक लगातार तनाव में हैं। जैहिंद ने राहुल गांधी को न्याय के योद्धा बताते हुए कहा कि वह युवाओं के दर्द को समझते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पूरी पार्टी के साथ मिलकर के जो इस देश में सरकार ने शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, उसको एक एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया और रिजेक्शन का सिस्टम बना दिया। आज हमारे युवाओं का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म कर दिया गया है, उनको हीन भावना भर दी गई है। और इतनी मोटी मोटी फीस, हमारे समय में शिक्षा निःशुल्क होती थी, चाहे स्कूल की हो चाहे एमबीबीएस मेडिकल डॉक्टर की हो, लेकिन आज केजी से लेकर के माँ बाप के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है अपने बच्चों को पढ़ाने का कि वो उनके फीस और दूसरे खर्चे, यूनिफॉर्म, किताबें वो पूरा नहीं कर पाते और सारा जीवन वो तनाव पूर्ण उनका रहता है और बच्चों का भी रहता है। अगर देश की सरकार अपने युवा और छात्रों को डेवलप करेगी, उनका विकास करेगी, तो वो देश जो है वो शक्तिशाली और समृद्ध देश बनेगा। वहीं अगली खबर है, देहरादून में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के 17 जुलाई के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की विधिवत अनुमति लेने और निर्धारित शुल्क जमा करने के बावजूद नगर निगम प्रशासन टेंट व अन्य सामान को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोक रहा है। कांग्रेस का दावा है कि यह कार्रवाई राज्य सरकार के दबाव में की जा रही है। पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से मंगलवार रात 12 बजे परेड ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों में सहयोग करने का आह्वान किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम समय तय होने के बीच आयोजित स्थल को लेकर विवाद गहराने से सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनातनी बढ़ने के आसार। 17 तारीख को शाम 5 बजे परेड ग्राउंड देहरादून में प्रस्तावित राहुल जी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जो ग्राउंड है उसकी परमिशन हमें मिल चुकी है। अब शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी के दबाव में, सरकार के दबाव में कोशिश कर रहा है कि इस परमिशन को कैसे क्या बहाना करके इस परमिशन को विड्रॉ किया जाए। मैं प्रशासन के सभी अधिकारियों से ये उम्मीद करता हूं कि वो इस प्रकार की हरकतें न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती कि एक राजनीतिक कार्यक्रम जो कि लोकतांत्रिक जो परिपाटी है उसके तहत हो रहा है, उस कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश न करें। अगली खबर है, जहां देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गुदियाल की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का सामान लेकर जा रहे ट्रकों को रोका गया, जबकि प्रशासन से मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। आप सब जानते हैं, हमने मीडिया को भी जो परमिशन हमें मिली थी वो दिखाई और वो परमिशन हमने दिखाई और अब सरकार ने वो परमिशन रद्द कर दी। बात यह है सिर्फ कि ये सरकार राहुल गांधी जी के मन की बात सुनकर जो छात्रों को राहुल गांधी जी ने सुनाई, उससे ये सरकार और पूरे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई है, हिल गई है। ये सरकार छात्रों पर सितम ढा रही है, ये सरकार आम जनता पर सितम ढा रही है, ये सरकार विपक्ष पर सितम ढा रही है। लेकिन ये सरकार याद रखे
कि इतिहास निश्चित रूप में अपने को दोहराता है और जिन सितमों को ये लोगों पर डाल रहे हैं उन सितमों से इनको भी गुजरना पड़ेगा। अगली खबर है, जहां उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया कि बरकोट की ओर से टनल के अंदर करीब 900 मीटर पर कंक्रीट शॉर्टक्रीट लाइनिंग का एक हिस्सा गिर गया। मलबे की चपेट में आने से झारखंड के 21 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है। मैनेजर है जीएम अमित से बात हुई है। अमित ने अपडेट किया कि इनका इनर लाइन कॉन्क्रीटिंग लाइन का काम चल रहा है। तो इनर कॉन्क्रीटिंग लाइन में जो बड़कोट वाला एंड है उससे करीब 900 मीटर अंदर जो इनका काम चल रहा है, उसी में एक जो हमारा लेबर है झारखंड के, उनके मूवमेंट के दौरान वो कॉन्क्रीट स्लैब गिरी है करीब रात के 2 बजे और उनके गर्दन के पीछे उसने हिट करा है, जिसकी वजह से उस समय तो नहीं, उसमें इंजरी थी, लेकिन नौगांव हॉस्पिटल में उनका मृत्यु हुई है। उनके परिवार को अवगत करा दिया गया है। इसमें एक जीपीए और वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट दोनों के अंतर्गत जो भी इसमें मानक के अंतर्गत जो कंपेंसेशन मिलता है परिवार को, उसके लिए मैंने पीएम साहब को बोला है कि इसकी जीएम साहब को कि इसकी कार्रवाई कर लें। वहीं हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में दान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। ड्यूटी के दौरान मंदिर के पुजारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होंगे। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन रविंद्र पुरी का कहना है कि श्रद्धालुओं को चढ़ावा सीधे पुजारियों के पास जाने के बजाय मंदिर ट्रस्ट को मिलना चाहिए, जिस पर सभी पुजारियों ने सहमति जताई। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में 65 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता कैमरे में पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत करना है। बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं जब मंदिर में आया, मैंने पुजारियों को देखा। जितने भी मेरे पुजारी है, जितने कर्मचारी है, सभी बिना जेब के यहाँ उपस्थित थे। जब मैंने इनका कुर्ता देखा, सभी कुर्ते पॉकेटलेस थे, विदाउट जेब। किसी कुर्ते में जेब नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा आजकल हमारे विरोधी है जो मनसा देवी मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं। कोई 2010 का वीडियो डाल रहा है, कोई 2021 का डाल रहा है, कोई 2023 का डाल रहा है। कहीं किसी पुजारी को 10-20 रुपया मिला होगा, उसने जेब में डाला होगा, वो वीडियो चलाए जा रहे हैं। हमारे विरोधी आप जानते हैं पूरे भारत में है और हमारे संतों में शांति विरोधी होते, उनका पूरा प्रयास है बदनाम कैसे किया जाए। लेकिन वो भी मठ मंदिर लेके बैठे हुए हैं। मैं कभी उनको बदनाम नहीं करूंगा, माँ भगवती उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इसीलिए मुझे निर्णय लेना पड़ा कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि मंदिर में हमारे जितने पुजारी है सब बिना जेब के रहे और मेरे सभी पुजारी बिना जेब के ड्यूटी कर रहे हैं। और मैंने मंदिर में 65 कैमरे लगाए हुए हैं और जो भी कैमरे में आएगा, जो भी कैमरे की निगाह में आएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर है, रुद्रप्रयाग स्थित श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। जिला प्रशासन मास्टर प्लान के तहत चल रही सभी परियोजनाओं की लगातार निगरानी कर रहा है ताकि तय समय में काम पूरा हो सके। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा के मुताबिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का लगभग 75% काम पूरा हो गया। लक्ष्य है कि मौजूदा यात्रा सीजन के दौरान शेष कार्य भी पूरे कर लिए जाएं। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए नए आवासीय ब्लॉक बनाए जा रहे हैं और एक नए ट्रैक रूट के विकास की योजना भी अंतिम चरण में है, जिसके लिए जल्द विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं अगली खबर है, उत्तरकाशी से मानसून की चुनौती की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां हर की दून घाटी में उफराते नालों के कारण रास्ते बंद हो गए, तो लोगों को जेसीबी मशीन की बकेट में बैठाकर जलधारा पार कराई गई। स्थानीय लोगों के लिए यह मजबूरी का सहारा बन गया, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचना बेहद जरूरी था। यह तस्वीरें पहाड़ों में बारिश के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलों और जोखिम भरे हालात की कहानी बयां कर रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह लोग जो है बैठ कर जा रहे हैं जेसीबी मशीन में। सड़क जब डूबी तो जेसीबी बनी जिंदगी की डोर। उफनाते नाले में जेसीबी में लोगों का एक ये सहारा बनी, जिससे लोग पार कर रहे हैं।
वहीं उत्तराखंड में बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने सरकार का पक्ष रखा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि जनता की सुविधा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए थे और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डरना पड़ेगा। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी की भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।